सो हेलो फ्रेंड, चलिए अब जो राजनीति विज्ञान है यूजीसी नेट में सेकंड पेपर उसके पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो पीवाईक्यूज से ही इंस्पायर्ड रहते हैं या डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और इंसाइट तो मिल ही जाती है कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो महत्वपूर्ण है। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि लोकतंत्र शासन के एक रूप में, एक प्रकार या रूप से कुछ अधिक है या संयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। तो ये एसोसिएटेड लिविंग का एक साधन है। तो ये जॉन डीवी ने कहा था, जॉन डीवी। तो जॉन डीवी का कथन है कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार रूप से कुछ अधिक है यह संयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। संबंधित तथ्य। तो जॉन डीवी के साथ साथ लोकतंत्र के अन्य प्रशंसक हैं, जैसे सीडी वंश के अनुसार कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता है कि प्रतिनिधि संस्थाएं त्रुटिपूर्ण हैं और ये भली भांति कार्य नहीं करती, लेकिन वह मूर्खता होगी यदि वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हम बैलगाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दें। लिंडसे के अनुसार लोकतांत्रिक समाज और शासन प्रणाली अधिक लचीली होती है और इसका प्रयोग संकट काल के समय सबसे बेहतर रूप में किया जा सकता है, अतः विकल्प सी सही होगा इसमें, जॉन डी। सोफिया अथवा सोफी निम्नांकित में से किस पुस्तक का एक पात्र है? तो ये विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन का पात्र था। सोफिया अथवा सोफी द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन पुस्तक का एक पात्र है। संबंधित तथ्य। द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट की रचना है। अपनी इस रचना में वोllस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं के लिए समान अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का समर्थन किया है जो पुरुषों को प्राप्त है, क्योंकि महिलाएं भी मूलतः मानव है। मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट की अन्य रचनाएं हैं मेरी अ फिक्शन, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध और बाह्य प्रतिबंध शब्दों का प्रयोग किया है? तो ये बिल किमलिका ने किया है। बहुसंस्कृतवाद के विमर्श में बिल किमलिका ने आंतरिक प्रतिबंध यानी इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन शब्दों का प्रयोग किया है। संबंधित तथ्य। तो बिल किमलिका मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतवाद का प्रयोग एक छतरी की तरह करते हैं और कहते हैं इस अर्थ में बहुसंस्कृतवादियों ने बहुसंस्कृतवाद का एक समान सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया है। बिल किमलिका ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया है, आंतरिक नियंत्रण और दूसरा बाह्य सुरक्षा यानी इंटरनल कंट्रोल, और दूसरा है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। वीगो पारिक के अनुसार आधुनिक समाज में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में देखी जा सकती है। तो बिल किमलिका की बुक का क्या नाम है? मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, और ये 1995 में आई थी। और वीगो पारिक की बुक का क्या नाम है? रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, ये सन 2000 में बुक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसके लिए एम.बी. फॉलेट ने कहा है कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है? तो ये मैकियावेली के बारे में कहा है। मैकियावेली के लिए एम.बी. फॉलेट ने कहा है कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है। संबंधित तथ्य क्या है कि मैकियावेली ने कई आधुनिक विचारों का बीजारोपण किया। उसने संप्रभुता, गणतंत्र और धर्म निरपेक्षता जैसे विचारों का शुभारंभ किया। मैकियावेली की अधिरचना द प्रिंस है। सिवाइन के अनुसार मैकियावेली यदि कुछ और वर्ष बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले विज्ञान व हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है, यह निम्नांकित में से उल्लिखित है। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा, फर्स्ट होगा डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। तो रूसो ने डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट में उल्लिखित किया है कि हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान और हमारी कल्पनाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई। तो बेसिकली जो रूसो थे, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास को एक बेन की तरह देखते थे, एक अभिशाप की तरह देखते थे, और इसने जो ओरिजिनलिटी है मनुष्य की उसको खत्म कर दिया, ऐसा उनका मानना था। और वो मॉडर्नाइजेशन के और साइंस और टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे। रूसो द्वारा विज्ञान एवं कला पर दिए गए पहले प्रवचन प्रथम डिस्कोर्सेज ने दी
जॉन एकेडमी द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता जीती थी। रूसो ने यह तर्क दिया कि कला और विज्ञान में प्रकृति ने नैतिक गुणों को भ्रष्ट कर दिया है और तर्कों के लिए आधार तैयार किया है। वह बाद में मानवता पर समाज के अपमानजनक प्रभाव के बारे में और अधिक गहराई से विकसित होगा। रूसो के विचार का केंद्र बिंदु समान इच्छा जनरल विल है, जनरल विल याद रखिएगा। और रूसो की महत्वपूर्ण बुक का क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमिले, ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरस्तु की रचना नहीं? अरस्तु की रचना कौन नहीं है? अपॉलजी, अपॉलजी नहीं है। तो अपॉलजी ये प्लेटो की रचना है, प्लेटो की। अरस्तु यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। अरस्तु की रचनाएं निम्नलिखित हैं: पॉलिटिक्स, निकोमेकियन, फिर यूडेमियन एथिक्स, द प्रायर एनालिटिक्स और टॉपिक्स। अपॉलजी प्लेटो की रचना है, याद रखिएगा। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण शाश्वत एवं नियत है? तो विचार यानी आइडियाज। प्लेटो आइडियलिस्ट थे और इसलिए वो आइडिया को पूर्ण नियत हम शाश्वत मानते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार एक पूर्ण शाश्वत एवं नियत है। संबंधित तथ्य, तो प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर प्लेटो को समझा जाता है। प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीजों के सार होते हैं तथा वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। प्लेटो का विचारों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडिया इस मायने में अनूठा है कि उसका सिद्धांत अवधारणाओं की वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत है। प्लेटो आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों है। प्लेटो आदर्शवादी इस अर्थ में है कि केवल विचार ही वास्तविक है और कुछ नहीं, लेकिन प्लेटो एक यथार्थवादी है इस अर्थ में कि विचार इस अस्तित्व के लिए मानव मन पर निर्भर नहीं करते बल्कि ये स्वयं अस्तित्व है। तो प्लेटो का मानना था कि आइडियाज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये मानव मन पर निर्भर नहीं करते। नेक्स्ट है सुक्ति संग्रह एनालिटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कन्फ्यूशियस की रचना है। सुक्ति संग्रह एनालिटिक्स कन्फ्यूशियस से संबंधित है। तो कन्फ्यूशियस चीन के प्राचीन और प्रसिद्ध दार्शनिकों में से एक है। परंपरा के अनुसार कन्फ्यूशियस के 72 शिष्य थे और एनालिटिक्स में 20 शिष्यों के सूत्र हैं। एनालिटिक्स चीनी शब्द लून यू का अनुवाद है जिसका अर्थ है चुनिंदा वचन। इस किताब के 20 परिच्छेद हैं। इस 20 परिच्छेद में से सिर्फ 3 से 9 तक परिच्छेद पुराने और मूल रूपेण मालूम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहां पर प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने का विधिवत शपथ ली गई? तो ये सितंबर 1906 में जोहानिसबर्ग में इसको किया गया था। सितंबर 1906 में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई थी और प्रदर्शन किया गया था। संबंधित तथ्य क्या है कि वर्ष 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने अपनी भारतीय आबादी के पंजीकरण के लिए विशेष रूप से अपमानजनक अध्यादेश प्रकाशित किया। अध्यादेश के प्रभाव में आने के पूर्व ही भारतीयों ने सितंबर 1906 में जोहानिसबर्ग में एक जन विरोध सभा आयोजित की और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अध्यादेश की अवहेलना करने का संकल्प लिया। सत्याग्रह के विचार का जन्म यहीं से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की? तो ये E.V. रामास्वामी नायकर ने किया था। संबंधित तथ्य क्या है कि आत्मसम्मान आंदोलन का लक्ष्य तमिल प्रदेश के गैर ब्राह्मणों के मन में अपनी द्रविड़ परंपरा पर गर्व का भाव जगाना था। E.V. रामास्वामी नायकर ने वर्ण व्यवस्था या वर्ण श्रम धर्म का विरोध किया, सामाजिक कुप्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, स्त्री एवं दलितों के शोषण का भी विरोध किया। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विधि कानूनों को 2 प्रकार शरीयत एवं जवाबित के रूप में वर्गीकृत किया? तो ये जिया बर्नी ने किया था। तो जिया बर्नी ने विधि कानूनों को 2 प्रकार शरीयत एवं जवाबित के रूप में वर्गीकृत किया था। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य कि जिया बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे। बर्नी ने विधि को 2 रूपों में विभाजित किया। पहला शरीयत जो पैगंबर साहब की शिक्षा और आचरण पर आधारित है और दूसरा जवाबित जो सुल्तान द्वारा बनाई गई विधि है जो व्यवहारिक
परिस्थितियों के लिए उपयोगी है। जवाबित का उल्लेख शरीयत में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष एम एन रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को खंडित कर दिया था? तो ये 1948 में खंडित कर दिया था। वर्ष 1948 में एम एन रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को खंडित समाप्त कर दिया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। एम एन रॉय ने वर्ष 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल की स्थापना की तथा उन्होंने मैक्सिको में भी साम्यवादी दल की स्थापना की। एम एन रॉय विशुद्ध भौतिकवादी विचारक थे, यानी प्योर मटेरियलिस्टिक थिंकर थे। वे महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू के कठोर आलोचक थे। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रॉबर्ट नाजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत है? निम्नलिखित में से गलत तर्क को चुनिए। तो इसमें जो गलत तर्क है कि इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है। तो स्टेट अगर है ना, तो जो रॉबर्ट नाजिक है ये बेसिकली लिबरल थिंकर है और ये स्टेट को वेलफेयरिस्ट स्टेट के रूप में नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि स्टेट मिनिमम फंक्शन परफॉर्म करे, है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, बस इसके अलावा स्टेट का कोई विशेष कार्य नहीं। और राज्य को इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इनका मानना था रॉबर्ट नाजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से निम्नलिखित तर्कों पर सहमत हैं। यह अंतर्भूत रूप से अनैतिक है, इमोरल है। यह बल के प्रयोग का एक अधिकार बनाए रखता है, यह व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है। अतः तर्क डी इसका प्रेरक नागरिकों का कल्याण है एक गलत है, जिससे रॉबर्ट नाजिक सहमत नहीं। संबंधित तथ्य, तो रॉबर्ट नाजिक की संकल्पना न्यूनतम राज्य की है। रॉबर्ट नाजिक के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना है। उन्होंने कल्याणकारी राज्य का विरोध किया, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में सही नहीं? इसमें जो असत्य कथन था ये डी नंबर है कि कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है। तो प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कथन डी कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं। संबंधित तथ्य क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्य निम्नलिखित है। पहला, संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करना। दूसरा, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना इत्यादि। अनुच्छेद 315 के उपबंध के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 316 के अधीन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसी संसद के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य होगा बी होगा। सदस्य संख्या का मत इज इक्वल टू सभी राज्यों एवं संघ राज्य शासित क्षेत्रों के सभी विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मूल बटे संसद के चुने हुए, है ना, इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर कुल है, लोकसभा के कुल नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं उनका मत काउंट किया जाता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में किसी सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। तो ये सही है। तथ्य क्या है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, करता है। संविधान के अनुच्छेद 54 इसका वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं या वोट नहीं डालते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के हों या राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, कहीं के भी हों, वो वोट नहीं करेंगे। हालांकि अगर हटाना हो, प्रेसिडेंट को इनकेस हटाने का मोशन लाया जाता है, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देते हैं हटाने में, लेकिन चुनने में नहीं करते। 16वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है? तो
इसमें बी होगा, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का मौलिक अधिकार 46 में संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15A में जोड़ा गया है। संबंधित तथ्य क्या है कि भारतीय संविधान के 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए। पहला, अनुच्छेद 21A के अधीन राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। और अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय असूचित किए गए हैं? तो इसमें है मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और जैन हैं। तो ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये पीठासीन अधिकारी करता है। मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन पीठासीन अधिकारी करता है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करती है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आयोग के कार्यों में सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त होते। निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका के अगुवा पद पर उतर सकते? तो इसमें न्यायमूर्ति PN भगवती थे, बी नंबर होगा। तो ये क्या है कि PIL यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मानवाधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने व व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का प्रयोग है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है। भारतीय कानून में जनहित याचिका का मतलब जनहित के लिए न्यायालय या विधिक अदालत में पेश की गई याचिका से है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बनाने निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? तो इसमें जा ट्रेज ने योगदान दिया था। महात्मा गांधी नरेगा का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करना चाहते हैं को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार देकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। इसे चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया गया। पहले चरण में इसे देश के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था वर्ष 2007-8 के दौरान। इसके दूसरे चरण में इसे 130 अन्य जिलों में क्रियान्वित किया गया। इसके तीसरे चरण में इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2008 से देश के शेष बचे सभी ग्रामीण जिलों में क्रियान्वित किया गया। फिर 21वां है कि नागरिक चार्टर आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो मात्रा नहीं, क्वांटिटी नहीं है, चॉइस है, जवाबदेही यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मूल्य वैल्यूज, ये सभी है। 6 सिद्धांत में से मात्रा का सिद्धांत शामिल नहीं है। तो 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं? नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण के संबंध में नागरिकों को सशक्त बनाना है। मूल रूप से नागरिक चार्टर आंदोलन के 6 सिद्धांत हैं। गुणवत्ता यानी क्वालिटी, फिर पसंद यानी चुनाव, इसमें चॉइस आती है, फिर मानक यानी स्टैंडर्ड, फिर मूल्य यानी वैल्यू, जवाबदेही यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है? तो ये 52वां संविधान संशोधन संबंधित है भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था के तहत अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। नेक्स्ट है लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित विभागीकरण के 4P सिद्धांत में 4P का तात्पर्य क्या है? तो पहले तो उद्देश्य यानी पर्पज होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति यानी पीपल होने चाहिए, तीसरा है स्थान यानी प्लेस होना चाहिए और फोर्थ है प्लेस यानी प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये पर्पज, पर्सन, प्लेस और प्रोसेस लूथर गुलिक का दिया हुआ है। तो लूथर गुलिक का मत है कि प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों के
परिपूर्ति से है। लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए लूथर गुलिक ने कहा है कि लोक प्रशासन के विज्ञान का वह भाग जो सरकार से संबंधित है और उनका संबंध कार्यपालिका से है, जहाँ की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है। यद्यपि इसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासकीय समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के क्षेत्र में आती हैं। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्कोर्व से परिभाषित किया। पोस्कोर्व का क्या अर्थ है? पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग, ओ से CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। नेक्स्ट है कि फॉलिट के अनुसार शक्ति और सत्ता के मध्य अंतर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों विवादित था और इसको NTA ने प्रश्न को गलत मानते हुए सभी को समान अंक बराबर बांट दिए थे। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन पर आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देता है। तो ये किस पर बल देता है? प्रासंगिकता यानी रिलेवेंसी पर, फिर मूल वैल्यू पर, समता यानी इक्वलिटी पर, और फिर परिवर्तन यानी चेंज पर। तो ये साहित्य प्रासंगिकता, मूल, समता और परिवर्तन पर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग फ्रैंक मेरनी द्वारा किया गया था। फ्रैंक मेरनी द्वारा। नवीन लोक प्रशासन के पिता ड्वाइट वाल्डो को माना जाता है। इन्होंने मिनोब्रुक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और मिनोब्रुक सम्मेलन 2 हुए थे। एक तो 1966 में हुआ था और एक 1988 में हुआ था, ये भी याद रखिए। नव लोक प्रशासन की विशेषताएं तो कुशलता एवं मितव्ययिता पर जोर, विकेंद्रीकरण एवं बहुलीकरण, विकेंद्रीकरण एवं बहुलवादी। नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन के नीति निर्माण में भूमिका, प्रशासन में नैतिकता पर बल, अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन पर बल। फिर नेक्स्ट है कि हेराल्ड लासवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की 5वीं अवस्था है? तो अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। तो हेराल्ड लासवेल नीति विज्ञान का वर्णन सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक ज्ञान उत्पन्न करने और प्रयुक्त करने की क्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों को चरम बिंदु के रूप में करता है। हेराल्ड लासवेल के विचार द्विपक्षीय अथवा 2 आयामी थे। यह एक भाग में नीति प्रक्रिया की ओर और एक भाग में नीति की बौद्धिक आवश्यकताओं की ओर निर्देशित था। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है? तो ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय संबंधित है। तो सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया था। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक संपरीक्षा विधि को लागू किया, यानी सोशल ऑडिट कानून को लागू किया? तो ये मेघालय ने दोस्तों लॉन्च किया था। मेघालय पहला ऐसा राज्य था। मेघालय सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण को सरकारी कामकाज का हिस्सा बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने मेघालय सामुदायिक भागीदारी एवं लोक सेवा सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2017 लागू किया। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आयोग सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स से रिलेटेड है? तो ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय संबंधित है। तो वर्ष 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस की शुरुआत की गई थी। अतः प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के अवसर पर ही सुशासन सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों में सरकार द्वारा जनता के हित में उठाए गए कदम, निर्मित नीतियों का प्रभाव और शासन की स्थिति को दर्शाने हेतु जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाइड एक्ट के रूप में जाना जाता है? तो यूएसए भारत शांतिपूर्ण परमाणु संयोग अधिनियम को हाइड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 2006 में अमेरिकी कांग्रेस ने हेनरी जी हाइड यूएस भारत पीसफुल एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन एक्ट हाइड एक्ट पारित किया, जो भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए अमेरिकी कानून में एक रूपरेखा प्रदान करता है। शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के लिए यूएसए भारत एग्रीमेंट तथा कथित 123 एग्रीमेंट को 1 अक्टूबर 2008 को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया था। फिर 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पंचशील के सिद्धांत है? तो इसमें बी नंबर होगा, यानी ए, बी और डी, ए, बी और डी। एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ये नहीं है। समान अस्तित्व,
समान अस्तित्व नहीं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण यानी नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, फिर पारस्परिक लाभ के लिए समानता एवं सहयोग। तो पंचशील नीति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाई गई विदेश नीति है। इसे वर्ष 1954 में चीन के साथ संबंधों में अपनाया गया था। इस नीति के 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता के लिए परस्परिक सम्मान की भावना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। कुछ क्वेश्चन है कि भारत की किसी महिला पुलिसकर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्यों में कब भाग लिया? तो ये जनवरी 2007 में भाग लिया था। भारत की किसी महिला पुलिसकर्मी ने जनवरी 2007 में सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान में भाग लिया था। तो संबंधित तथ्य क्या है कि 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सभी महिलाओं की टुकड़ी को तैनाती करने वाला पहला देश बना। लाइबेरिया में गठित पुलिस यूनिट ने 24 घंटे गार्ड ड्यूटी प्रदान की और लाइबेरिया पुलिस की मदद की। इन महिला पुलिसकर्मियों ने न केवल अफ्रीकी राष्ट्र में सुरक्षा बहाल करने में भूमिका निभाई, बल्कि लाइबेरिया के सुरक्षा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या वृद्धि में भी योगदान दिया। फिर विस्तारित पड़ोस यानी एक्सटेंडेड नेबरहुड भारतीय विदेश नीति का अवधारणात्मक छत्र, कंसेप्चुअल अम्ब्रेला बन गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत के विस्तारित पड़ोस के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो पूर्वी अफ्रीका नहीं आता है, पूर्वी अफ्रीका। विगत 2 दशक में भारत सरकार ने विस्तारित पड़ोस यानी एक्सटेंडेड नेबरहुड शब्द को अपनी विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विस्तारित पड़ोस भारत के लिए वैचारिक क्षेत्र बन गया है। पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट आदि विस्तारित पड़ोस की नीति का हिस्सा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्यवाही के बारे में भारत के उपागमों को 5 यस के रूप में रखा है। इसमें गलत विकल्प चुनिए। गलत विकल्प है सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन। दिए गए प्रश्न में विकल्प सामंजस्य भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बहुपक्षीय कार्यवाही के 5 उपागम के रूप में नहीं है। तो है कौन कौन से? सम्मान है, संवाद है, संयोग है, शांति है और समृद्धि। सम्मान करिए, संवाद करिए, संयोग करिए, शांति लाइए, समृद्धि करिए। फिर निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, 44 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन था, जो 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 के बीच ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में आयोजित हुआ था, जो नियमों की एक श्रृंखला पर सहमत हुए थे। सम्मेलन के 2 प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक विश्व बैंक IBRD का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। ये तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया था। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं एवं एजेंसियां हैं, फॉर एग्जाम्पल WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, फिर यूनिसेफ। निम्नलिखित में से किसने प्रभाव की रोकथाम कंटेनमेंट शब्द की रचना की थी? तो ये जॉर्ज कैनन ने की थी। जॉर्ज कैनन ने शीत युद्ध के समय रोकथाम कंटेनमेंट पद की रचना की थी। जॉर्ज कैनन का यही विचार आगे चलकर ट्रूमैन प्रशासन की आधिकारिक विदेश नीति बना। निम्नलिखित में से किसने भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले एक उत्तरदायी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया था? तो ये राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश ने ऐसा कहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत गणराज्य के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौते को इंडो US न्यूक्लियर डील के रूप में जाना जाता है। इस समझौते की रूपरेखा वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश के कार्यकाल के दौरान बनाई गई है ना। संबंधित प्रश्न में दिया गया कथन भी इसी न्यूक्लियर डील का हिस्सा है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश ने भारत के लिए कहा था। 39वां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से सही है? तो इसमें
जो कथन सही है ए, बी और सी, ए, बी और सी। तो परिस्थिति शब्द ग्रीक ओरिजिन का है, यूनानी मूल का है। परिस्थिति शब्द को अर्नेस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था और एंड्रू डॉब्सन ने पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकीवाद के मध्य विभेद किया। हरित विचारधारावाद जो 16वीं शताब्दी में नहीं बल्कि ये 21वीं सदी में या 20वीं 21वीं सदी में विचारधारा आई है। ये इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका विश्वास कथन है कि अधिसंरचना सुपरस्ट्रक्चर सापेक्षित रूप से स्वतः होती है? तो इसमें बी, सी और डी यानी ग्रामजी, पुलांजे और माओ जेडोंग इनको शामिल किया जाता है। तो ये है सुपरस्ट्रक्चर रिलेटिवली ऑटोनॉमस होता है। ये ग्रामसी मानते हैं, पुलांजा मानते हैं और माओ जेडोंग मानते हैं। तो मार्क्सवादी विचार में हर चीज को समाज के वास्तविक आधार के रूप में समझना आर्थिक संरचना है। आर्थिक संरचना के ऊपर संरचना होती है जिसमें कानूनी और राजनीतिक सामाजिक चेतना के रूप में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो ए है यानी बी और डी। तो इस पुस्तक में द्विनैतिकता को स्थापित किया गया यानी डुअल मोरालिटी के बारे में बात की गई। तो मोरालिटी ऑफ द किंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सिटीजन्स और कॉमन मैन। और डी नंबर है कि यह पुस्तक एक नागरिक सेना यानी सिविलियन आर्मी का पक्ष लेती है ना। ये भाड़े के जो सैनिक होते हैं उनके ये खिलाफ बोलते हैं। कौन? मैकियावेली। यह पुस्तक लोकतांत्रिक भावना के साथ लिखी गई, तो ये तो नहीं है, आयरन हैंड से रूल किया जाएगा इसमें। और यह पुस्तक अपने धर्मनिरपेक्षता विरोधी नहीं है। इसने पहली बार स्टेट और रिलीजन को मैकियावेली ने सेपरेट करने की बात करता है। तो ये काइंड ऑफ सेकुलरिज्म पर ही बेस्ड है। तो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। पहला, इस पुस्तक में द्विनैतिकता को डुअल मोरालिटी को स्थापित किया गया है। यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में यानी सिविलियन आर्मी की बात करती है। तो मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में शासन कला का विचार प्रतिपादित किया है। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस को हीगल ने महान एवं एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजा के लिए लिखा है कि राजा को शेर जैसा बहादुर एंड लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। तो किंग शुड बी ब्रेव लाइक लायन एंड क्लेवर लाइक फॉक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही कथन चुनिए। तो पहला हुए अनुभववाद के समर्थक थे, तो सही है। उन्होंने मानव समझ से संबंधित सरोकार पर निबंध लिखा है। पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सीमित लिमिटेड राज्य में विश्वास करते हैं, यस ये करते हैं। वे लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक, ये गलत है। पॉपुलर सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट किसका है? रूसो का। डी को हटाइए, डी हटा। अब दो विकल्प अपने पास बच चुके हैं। तो इसमें बी सी और ए, तो ये सही है, मतलब ए सही होगा इसमें ये। तो अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म या एम्पिरिकल स्टडी की सपोर्टर थे। इन्होंने मानव समझ से संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा है। वे सीमित लिमिटेड राज्य में विश्वास रखते हैं। जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ राइट्स देते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स देते हैं मोर प्रिसाइजली। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, सुंदरता एवं संपत्ति को शामिल किया। तो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को शामिल करते हैं। जॉन लॉक उदारवाद के जन्मदाता हैं यानी ये लिबरलिज्म के फादर कहे जाते हैं। और जॉन लॉक ने राज्य को नकारात्मक राज्य की संज्ञा दी। तो ये निगेटिव या नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे यानी ट्रू फ्रीडम की बात करते हैं। पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे, सही है। यानी यूनिवर्सल या सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं। फिर टैगोर ने विविधता में संज्ञानात्मक एकता को प्रोत्साहित किया है, यही सिंथेटिक इंटीग्रलिज्म, सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म इनका कॉन्सेप्ट था। टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थन किया, ये गलत है। डी को हटाइए सभी। तो ये एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात नहीं करते हैं। टैगोर, ये देखिए ए नंबर सही होगा। टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, सही है।
शाश्वत सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे। टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया। तो टैगोर ने राष्ट्रवाद के विचार को विज्ञान एवं तकनीक विकास से जोड़ा। उन्होंने भारतीय एवं यूरोपीय राष्ट्रवाद में अंतर बताया, यूरोपीय राष्ट्रवाद को आक्रामक राष्ट्रवाद बताया। टैगोर के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का आधार विश्वव्यापी बंधुता एवं लोगों का आधार होना चाहिए। टैगोर ने उनकी रचना गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। फिर कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से हैं? तो इसमें डी नंबर होगा, ए, बी, डी और ई, यानी अनार्जित का अधिग्रहण, अर्जित का प्रस्तुतिकरण, संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित का उचित वितरण। दंड नीति के अनुसार अपराध के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने दैहिक, कायिक और आर्थिक दंड का समर्थन किया। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड देने की व्यवस्था की। कौटिल्य के अनुसार दंड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक प्रणालियों के कार्य कौन से हैं? पॉलिटिकल सिस्टम का कार्य कौन कौन सा है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, दो चीजें आती हैं इसमें, ए और सी होगा। पॉलिटिकल सिस्टम का कार्य क्या है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और राजनीतिक भर्ती, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक भर्ती। डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के अंतर्गत उन अंतःक्रियाओं की व्यवस्था को कहते हैं जिनके माध्यम से अनिवार्य आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज की जाती। क्योंकि समाज में सामाजिक संसाधनों की कमी है, अतः राजनीतिक व्यवस्था का संबंध सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। रॉबर्ट डाल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह स्थायी स्वरूप है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में निहित हो। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं? तो इसमें तीव्र वर्ग विभाजन यानी एक्सट्रीमली क्लास डिफरेंस, यस हो सकता है। जनता को एकजुट करने में बुद्धिजीवियों की भूमिका, इसको छोड़ते हैं अभी। सामाजिक असंतुलन, यस। शांति की तीव्र इच्छा, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अभिवृद्धि परिवर्तन, चलिए इसमें देखते हैं। पहला ए हो तो होगा, तो इसको काट दिया अपन ने। जनता को एकजुट करने में बुद्धिजीवियों की भूमिका, सामाजिक असंतुलन, सी भी होगा, तो इसको भी काट दिया। अब इसमें से चुनना है, तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये भी तो होगा। डी, शांति की तीव्र इच्छा, अभिवृद्धि परिवर्तन, ये दोनों गलत है। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा ए बी सी आएगा ये। फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही? पहला है कि दल बदल विरोधी कानून स्पीकर पर अपनी पार्टी को छोड़ने की स्थिति में भी अनुप्रयोज्य होता है, सही है। जब स्पीकर को उसके पद से हटाया जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्षता नहीं करता, ये भी सही है। स्पीकर के पद से हटाए जाने के किसी भी मामले में वह सदन में मतदान कर सकता है, ये भी सही। तो इसमें पहला गलत है दोस्तों। इसमें दल बदल विरोधी कानून स्पीकर अपनी पार्टी छोड़ने की स्थिति में उस पर लागू नहीं होता, अनुप्रयोग, जिसका थोड़ा सा मतलब है कि एप्लीकेबल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर स्पीकर ने अपनी पार्टी को छोड़ दिया, फिर से पार्टी में ज्वाइन कर लिया, फिर भी स्पीकर के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इतनी भयंकर हिंदी कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। चलिए भी होगा। भारत में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग चेम्स्की कोड सुधार के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। लोकसभा का अध्यक्ष सदन के प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही? तो बेरोबारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं, सही। आया कब था? 1960 में। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, आया था 1973 में, यस, ये भी सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, ये गलत। तो इसमें ए और बी सही होगा। और 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 द्वारा उद्देशिका को संशोधित कर 3 नए शब्द समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष यानी सेकुलर और अखंडता इंटीग्रिटी को जोड़ा गया। फिर वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन मजबूती प्रदान करते हैं? वैश्वीकरण को पहला है कि राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है।
वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन मजबूती प्रदान करते हैं? पहला, राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार को मजबूत को बढ़ावा देता है। विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलती है। देश के मध्य आर्थिक सामाजिक आर्थिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है। धन एवं निर्धन के मध्य आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है। यह देशों के मध्य मानवीय एवं सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं करते, ये गलत है। यह देशों के मध्य मानवीय एवं सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, होना चाहिए। तो ई हटाइए, ई हट गया। अब बी सी तो सही ही है, दोनों में है तो बी सी सही है। ए और डी में धन या धन के मध्य आर्थिक विषमता में वृद्धि करता है, और ए राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। इसमें ए होना चाहिए ये। हालांकि धन एवं निर्धन के मध्य आर्थिक विषमता में वृद्धि तो होती है ना, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, विकासशील बाजार की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है और बढ़ावा देता है। ठीक, फिर वैश्वीकरण स्थानीय एवं क्षेत्रीय वस्तुओं एवं घटनाओं के विश्व स्तर पर उत्पादन की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण शब्द दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और आबादी की बढ़ती अन्योन्यता यानी इंटरडिपेंडेंस का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1980 के दशक में वैश्वीकरण शब्द का अधिक समान रूप से प्रयोग किया जाने लगा, जो तकनीकी प्रगति को दर्शाता है और जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, व्यापार और वित्तीय प्रभाव दोनों को पूरा करना आसान और तेज बना दिया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात के अधिकार है। पहला, धर्म एवं मूल चैरिटेबल उद्देश्य है तो संस्थाओं की स्थापना करना, उनकी देखभाल करना सही। अपने धर्म के विषय में संबंधित कार्यों का प्रबंधन करना, ये भी सही है। चल संपत्ति का स्वामित्व एवं उनसे अर्जित करना, सामाजिक मामलों कार्यों का प्रबंधन करना, अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं उनसे अर्जित करना, तो इसमें सी नंबर सही होगा, यानी ए बी सी डी, डी और डी गलत है दोस्तों। सामाजिक मामलों के कार्यों का प्रबंधन करना ये गलत है, बाकी सब सही। ये तो संबंधित तथ्य क्या है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 31 को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1974 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ये एक लीगल राइट बन गया है आर्टिकल 300A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन के क्लासिकल शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो पहला है कि इसने विवेक परक और यहाँ तक कि उत्पादन अभिप्रेरक में ध्यान देने योग्य भूमिका का निर्वहन किया है। इसने शासन में अवधारणाओं के एक समुच्चय को सूत्रबद्ध किया और इस विचार को प्रतिपादित करने वाला प्रथम सिद्धांत था। प्रशासन एक पृथक गतिविधि। इसमें जो आंसर होगा दोस्तों डी होगा, सभी कथन सही हैं इसमें। तो शास्त्रीय प्रशासन सब सिद्धांत के विभाजन के आसपास केंद्रित है। शास्त्रीय सिद्धांत संगठनात्मक कार्य में दक्षता पर बल देता है। शास्त्रीय सिद्धांत यानी क्लासिकल जो थ्योरी है, इस तथ्य पर जोर देता है कि व्यक्तियों का एक दूसरे से कोई आंतरिक संबंध नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत परिभाषित करता है कि किसी संगठन या प्रणाली के संचालन को कैसे डिजाइन और संचालित किया जाए। नेक्स्ट है, फेरल हेडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन निम्नलिखित में से किन मुद्दों से संबंधित है? पहला, सिद्धांत की खोज। दूसरा, व्यवहारिक अनुप्रयोगों का आग्रह। तुलनात्मक राजनीति के सीमा क्षेत्र का योगदान। और डी है, लोक प्रशासन में विद्यमान समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण। तो डी तो होना चाहिए। फिर सिद्धांत की खोज, बी भी होना चाहिए। व्यवहारिक अनुप्रयोगों का आग्रह, सी भी होना चाहिए और डी, सभी सही है। तो क्या है कि 2 या 2 से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना या कार्यात्मकता की तुलना लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना एवं कार्यात्मकता की तुलना लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। कीथ एम हेडरसन ने
तुलनात्मक लोक प्रशासन के निम्नलिखित उपागम बताएं। पहला नौकरशाही व्यवस्था उपागम, निवेश निर्गत व्यवस्था उपागम और घटक उपागम। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच, फिर इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट सिस्टम अप्रोच और घटक यानी कंपोनेंट अप्रोच। कीथ एम एंडरसन ने इसे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनहित याचिका PIL के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? तो ये देखिए, तो उसी कॉन्सेप्ट से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला है कि केवल पंजीकृत नागरिक समाज संगठन PIL फाइल कर सकते हैं। बहुत बेहुदा काइंड ऑफ ये ऑप्शन है कि केवल पंजीकृत नागरिक समाज संगठन नहीं, कोई भी कर सकता है। PIL अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, ये भी नहीं, ये नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड होते हैं। PIL अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। PIL को दाखिल करने के लिए कोई कोर्ट शुल्क फीस, ये सही, इसमें केवल A और D होगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा, ये भी याद देखिएगा, कथन सही नहीं, तो ये पहला तो गलत है और D भी गलत है। कोई कोर्ट फी नहीं लगाया जाता, तो ये गलत है, लगाया जाता है, कथन सही नहीं। तो केवल पंजीकृत नागरिक संगठन समाज संगठन PIL दाखिल कर सकता है, नहीं कोई भी कर सकता है। और PIL को दाखिल करने के लिए कोई कोर्ट शुल्क फीस नहीं लगाया जाता, तो फीस ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब नहीं लगाया जाता वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं ही लगाया जाएगा, ये वॉलंटरी है, पर कंपलसरी नहीं है कि नहीं ही लगाया जाएगा। नहीं लगाया जाए, कोई गरीब व्यक्ति है वो आ गया नहीं लगाएगा, वो अलग बात है, लेकिन लगती है, ये बात है। सरल शब्दों में जनहित याचिका का अर्थ जनहित के संरक्षण के लिए न्यायालय में दायर मुकदमेबाजी जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा इत्यादि आदि से है। जनहित याचिका आंदोलन के एक नए युग की शुरुआत जस्टिस PN भगवती ने SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में की थी, ये भी याद रखिएगा, SP गुप्ता बनाम भारत। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54वां क्वेश्चन। 2019 में RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, अधिनियम में किए गए संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो पहला ऑप्शन है कि 5 वर्ष की निश्चित अवधि से अब आयुक्त का पद सरकार की इच्छा और कृपा पर निर्भर रहेगा। दूसरा है, अब से 10 से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकते हैं। C है, अब आयुक्त के वेतन एवं भत्ते भी सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। और D है, अब मुख्य सूचना आयुक्त की सेवानिवृत्ति हेतु आयु 62 वर्ष होगी। इसमें जो सही कथन होगा C होगा, यानी A और C दोनों कथन सही है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए RTI कानून 2005 के अनुच्छेद 13, 16, 27 में बदलाव किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय विदेश नीति के मूल तत्व या मूल्य कौन से हैं? तो इसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण बिल्कुल होना चाहिए। सहिष्णुता का मूल्य, तो वैल्यू ऑफ इंटॉलरेंस, वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, ये भी सही है। साम्राज्यवाद विरोधी एवं उपनिवेशवाद विरोधी, तो ये भी सही है। प्रादेशिक विस्तार, तो टेरिटोरियल एक्सटेंशन भारत की विदेश नीति का पार्ट नहीं। पड़ोसी सर्वप्रथम नेबरहुड फर्स्ट का राजनयन, ये भी होना चाहिए। तो इसमें D नहीं होगा, तो D सभी में है तो उसको काट दीजिए, लेकिन ABC आंसर आता है। तो ये आदर्शवाद और यथार्थवाद का सम्मिश्रण, सहिष्णुता का मूल, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद विरोधी, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जो पड़ोस सर्वप्रथम यानी नेबरहुड फर्स्ट राजनयन भारतीय विदेश नीति के मूल तत्व में शामिल है, परंतु NTA UGC ने इसे मूल मूल्य नहीं माना है। विदेश नीति के मूल्यों पर अलग अलग विचारों, अलग अलग विद्वानों एवं अलग अलग सरकारों के अलग अलग मत होते हैं, इसलिए सही विकल्प एक हो। अब क्योंकि D है सभी में, तो D होगा नहीं, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, सेफ ही खेलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी शीत युद्ध की विशेषताएं नहीं है? याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो परमाणु हथियारों की दौड़, ये तो था। प्रोपेगेंडा युद्ध, ये भी था। गुट निरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकाबंदी, ये भी नहीं था। तीसरे विश्व युद्ध के देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं शामिल थे, परोक्ष रूप से जरूर शामिल थे। डायरेक्टली नहीं थे, इनडायरेक्टली शामिल थे। थर्ड वर्ल्ड कंट्री कौन थे? फॉर एग्जाम्पल इंडिया, चाइना, फिर लैटिन अमेरिका कंट्रीज
और अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये इसमें शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके संबंधित सहयोगियों पश्चिमी ब्लॉक और पूर्वी ब्लॉक के बीच भू राजनीतिक तनाव का काल था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। सोवियत संघ के पतन और विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया था। अब असरसन और रीजन वाले क्वेश्चन है। तो पहला है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर सोवियत संघ के साथ अमेरिकी संबंधों का प्रभुत्व रहा, जिसका शीत युद्ध के लक्षण के रूप में वर्णन किया जाता है। कारण है कि शीत युद्ध में न केवल अमेरिकी व सोवियत संघ के साथ अमेरिका से संबंध देशों और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों बल्कि अन्य कूटनिरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उसके मित्रों के संबंधों को भी रंग रंजित किया। इसमें जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये देखिए, शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके संबंधित सहयोगियों पश्चिमी ब्लॉक और पूर्वी ब्लॉक के बीच भू राजनीतिक तनाव का काल था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर सोवियत संघ के साथ अमेरिकी संबंधों का प्रभुत्व रहा, जिसका शीत युद्ध के लक्षण के रूप में वर्णन किया जाता है। शीत युद्ध में न केवल अमेरिकी और सोवियत संघ के साथ अमेरिका से संबंध देशों और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों बल्कि अन्य कूटनिरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को भी रंग रंजित किया। अतः अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। फिर से असरसन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो पहला है कि हमारे समय में इतिहास वह है जो दस्तावेजों को स्मारकों में रूपांतरित करता है। कारण ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान स्मारकों के अंतर्भूत वर्णन अंकन की खोज करता है। इसमें सही आंसर, इसमें भी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो हमारे समय में इतिहास वह है जो दस्तावेजों को स्मारकों में रूपांतरित करता है। इतिहास की विषय वस्तु जिसे मन के विज्ञान के रूप में समझा जा सकता है, तर्कसंगत मनुष्यों के कार्यक्रम है। ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान स्मारकों के अंतर्भूत वर्णन अंकन की खोज करता है। अतः अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। फिर से असरसन रीजन के क्वेश्चन। पहला है कि पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। कारण अधिशेष मूल्य का शोषण संदोहन पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो इसमें भी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। पूंजीवाद को अक्सर एक आर्थिक प्रणाली के रूप में माना जाता है। पूंजीवाद की आवश्यक विशेषता अधिकाधिक लाभ कमाना है। पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। आमतौर पर पूंजीवाद की सफलता की ओर ले जाने वाली ताकतें भी उसकी विफलता की शुरुआत कर सकती हैं। अधिशेष यानी जो सरप्लस वैल्यू होती है, सरप्लस वैल्यू, अधिशेष मूल्य का शोषण यानी संदोहन पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। फिर से असरसन और रीजनिंग के क्वेश्चन आता है। तो पहला है कि आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित और सामूहिक अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। रीजन जयप्रकाश नारायण लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्रदान करना चाहते थे। इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं करता। तो सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? सबका उत्थान। सर्वोदयी समाजवाद नई व्यवस्था के निर्माण के लिए मूलतः प्रेम, अहिंसा और करुणा की शक्ति पर विश्वास करता है। आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं सामूहिक अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। जयप्रकाश नारायण लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्रदान करना चाहते हैं। फिर से असरसन रीजन का क्वेश्चन। तो पहला है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीति के बारे में विश्वासों और मनोभावों का एक समुच्चय है, जैसा कि लोगों के मौखिक और अमौखिक व्यवहार में सम्मिलित है। फिर राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक और रूपात्मक प्रतिमान मॉडल इस बात के द्योतक हैं कि उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियां हो सकती हैं जितनी की राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक विकास की गतिशीलता। तो इसमें बी होगा, यानी दोनों कथन सत्य हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता, सॉरी आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति देश के अधिकांश नागरिकों के विचार, आकांक्षाएं और विश्वास हैं। इसे लोगों का मनोवैज्ञानिक मामला कहा जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति राजनीति के बारे में विश्वासों और मनोभावों का एक समुच्चय है, जैसा कि लोगों के मौखिक और अमौखिक व्यवहार में सम्मिलित है। राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक और रूपात्मक प्रतिमान मॉडल इस बात के द्योतक है कि उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियां हो सकती हैं जितनी की राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक विकास की गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से शासन रीजन। तो अशासन क्या है कि रॉबर्ट डाल ने लोक प्रशासन में अंतः सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया। रीजन उनका मानना है कि लोक प्रशासन राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय
व्यवस्थाओं के प्रभाव जिनमें यह विकसित होता है उससे बच सकता है। तो इसमें सी होगा, यानी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो रॉबर्ट डाहल ने लोक प्रशासन में अंतः सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया। उनका मानना है कि लोक प्रशासन राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय व्यवस्थाओं के प्रभाव से बच नहीं सकता है। रॉबर्ट डाहल के अनुसार प्रशासन सामाजिक ढांचे में कार्य करता है जो सभी जगह समान नहीं होते हैं। फिर से शासन रीजन का क्वेश्चन, इसमें अब 2 कथन दिए हुए हैं। तो पहला कथन है कि अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों एवं राज्य के मध्य परस्पर विरोधी दावों संबंधी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। कारण है कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कुछ अधिकार न दिए गए हों। तो ये दोनों कथन इसमें सत्य होंगे। तो अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जिसे वह समाज से प्राप्त करता है और उसे शासन द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता। अतः नैतिक दावा ही अधिकार कहलाता है। अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों एवं राज्य के मध्य परस्पर विरोधी संबंधी क्षेत्र से संबंधित होते हैं और कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कुछ अधिकार न दिए गए हों। फिर से 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन की समस्याएं आधुनिक प्रौद्योगिकियों और जनसंख्या संघटनाओं के बिना अस्तित्ववान नहीं हो सकती। दूसरा कथन है जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करना कठिन है क्योंकि इसमें अंतरा एवं अंतर पीढ़ीगत दोनों प्रकार की सामूहिक क्रिया यानी समस्याएं शामिल होती हैं। तो इसमें दोनों कथन इसमें भी सत्य होंगे। तो पर्यावरण को सभी जीवित और निर्जीवित तत्वों और उनके प्रभावों के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के हानिकारक प्रभाव हैं। वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन की समस्याएं आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं जनसंख्या के बिना अस्तित्ववान नहीं हो सकती। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करना कठिन है क्योंकि इनमें अंतरा एवं अंतर पीढ़ी दोनों प्रकार की सामूहिक क्रिया जन समस्याएं शामिल होती। फिर से 2 कथन आए कि नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया। दूसरा, नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका। तो इसमें भी दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी विचारक थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की उदार एवं व्यवहारिक व्याख्या की। नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया। नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने ही उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका। फिर से 2 कथन आए, दलीय प्रणालियां राजनीतिक लड़ाइयां लड़ने के साधारण साधन प्रदान करती हैं। दलीय प्रणाली का एक उद्देश्य पारस्परिक अभिजात वर्ग को नए अभिजात वर्ग से प्रतिस्थापित करना होता है। तो इसमें भी दोनों कथन सत्य होंगे। दलीय प्रणालियां राजनीतिक लड़ाइयां लड़ने के साधारण साधन प्रदान करती हैं। दलीय प्रणालियों का एक उद्देश्य पारस्परिक अभिजात वर्ग को नए अभिजात वर्ग से प्रतिस्थापित करना होता है। फिर से 2 कथन आए। पहला है निर्गत मतानुमान, एग्जिट पोल चुनाव के बाद होने वाला मतानुमान है जिसे तब संपादित किया जाता है जब मतदाता अपना मतदान करने के बाद बाहर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मत सर्वेक्षण, ओपिनियन पोल सोच सर्वेक्षण का वह प्रकार है जिसे चुनावों के बाद जनमत का पता लगाने हेतु संचालित किया जाता है। तो दूसरा कथन असत्य है। जनमत के बाद नहीं, जनमत के पहले ही ओपिनियन पोल लिया जाता है। एग्जिट पोल तो बाद में आया जब आपने वोट डाला और उसके बाद आता है एग्जिट पोल, लेकिन जो ओपिनियन पोल होता है तो वो पहले ना आता है। तो ये थोड़ा सा नतीजा सही होगा। निर्गम मतानुसार यानी मतानुमान यानी एग्जिट पोल चुनाव के बाद होने वाला मतानुमान है जिसे तब संपादित किया जाता है जब मतदाता अपना मतदान करने के बाद बाहर आते हैं। जबकि मत सर्वेक्षण, ओपिनियन पोल सोच सर्वेक्षण का वह प्रकार है जिसे चुनाव के पहले जनमत का पता लगाने हेतु संचालित किया जाता है। फिर 2 कथन है। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है किंतु पदावधि की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये सही है। फिर संविधान इस बात पर मौन है कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व यदि वह पद खाली हो जाता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। तो ये भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। क्या है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सबसे बड़ा पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है 2 कथन फिर से हुए हैं कि नीति यानी पॉलिसी, एजेंडा, कार्यसूची
उन सभी राजनीतिक मांगों का योग है जिसे लोगों और समूहों द्वारा नीति, पॉलिसी, एजेंडा में लाए जाने के लिए प्रयास किया गया होता है। दूसरा, नीति, पॉलिसी, एजेंडा, कार्यसूची उन मांगों से बना होता है जिन पर विचार करने हेतु नीति निर्माता सहमत होते हैं। तो इसमें दोनों दोस्तों, ये पहला कथन तो गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो नीति या पॉलिसी, एजेंडा, कार्यसूची उन सभी राजनीतिक मांगों का योग है जिसे नीति निर्माता द्वारा नीति, पॉलिसी, एजेंडा में लाए जाने के लिए प्रयास किया जाता है। नीति, पॉलिसी, एजेंडा, कार्यसूची उन मांगों से बना होता है जिन पर विचार करने हेतु नीति निर्माता सहमत होते हैं। तो कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही। फिर दो कथन है। पहला कथन है कि IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC में है, और भारत का IMF में मत हिंसा ये गलत है, सरासर गलत है। पहला तो सही है। तो IMF और IBRD दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है और भारत का IMF में मात्र जो हिस्सा है वो 2.3% है। मत हिस्सा भारत का कितना? 2.3%, 2.63%। तो संबंधित तथ्य क्या है कि वर्ष 1954 में IMF की स्थापना 1929 की महामंदी के बाद हुई थी। आज इसके सदस्य संख्या कितनी है? 190 है। IMF में 150 देशों के कर्मचारी शामिल है। फिर आप सोचिए, एक को सूची 2 से मिलाना है। तो बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, बीको एंड हार्डर टू स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, द टायरनी ऑफ मेरिट। इसमें जो आंसर होगा बी होगा, यानी ए 2 से मिलेगा। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर ये हन्ना अरेंट की बुक है। फिर B1 ये बीको एंड हार्डर टू स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज ये इजाया बर्लिन की पुस्तक है। फिर द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग ये माइकल ऑक्सफोर्ड की है, और टायरनी ऑफ मेरिट ये माइकल जे सेंडल की बुक है। चलिए, तो बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर हन्ना अरेंट, बीको एंड हार्डर टू स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज इजाया बर्लिन की बुक है। द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग ये माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है। द टायरनी ऑफ मेरिट माइकल ये सेंडल की बुक है। फिर मिलान करना है, तो इसमें जो सही आंसर होगा बी होगा। तो सद्गुण ही ज्ञान है ये प्लेटो ने कहा है। सफलता ही सद्गुण है ये मैकियावेली ने कहा है। ज्ञान ही शक्ति है फूको ने कहा है, और शक्ति ही अभिप्रेत प्रभावों का उत्पादन है ये रसेल ने कहा। शक्ति ही अभिप्रेत प्रभावों का उत्पादन है, रसेल ने कहा। फिर से सोचिए, एक को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें जो सही आंसर होगा बी होगा। जो सूरत विभाजन है 2007 में हुआ था, 1907 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920-21 में हुआ था, 1921, ठीक है, ये भी सही है। और महाद सत्याग्रह ये 1927 में हुआ था, और ये किसके द्वारा लीड किया गया था? महाड नहीं, महाद सत्याग्रह है ये, PR अम्बेडकर द्वारा लीड किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 समूहों में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल। फिर बुक्स हैं और उनको मिलाना है, इसमें डी नंबर सही होगा। तो पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कोलन नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म ये जॉन H काउस्की की पुस्तक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट CH डार्ड की है। फिर नेक्स्ट है कि द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ये डेविड E एप्टर की बुक है। ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी ये SN आइजन स्टैंड की बुक है, SN आइजन स्टैंड की बुक है। फिर अनुसूची 1 को उसके विवरण से मिलाना है, तो इसमें सही आंसर होगा बी होगा दोस्तों। को चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों हेतु राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन दिया हुआ है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है, और ये 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा करती है। 6वीं अनुसूची कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का शासन करती है। बेसिकली AM TM से इनको याद करिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, 12। फिर पार्टी को उनके संस्थापकों से मिलाना है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। DMK ये CN अन्नादुरई के संस्थापक थे। AIDMK MG रामचंद्रन है। TDP TN रामाराव, और PDP मुफ्ती मोहम्मद सईद। DMK पार्टी की स्थापना 1949 में हुई। ADIMK पार्टी की स्थापना 1972 में हुई।
अवधारणा को चिंतकों से मिलाना है। इसका जो सही आंसर होगा सी होगा दोस्तों। जो आज्ञा पालन एवं स्वीकार्यता के मध्य विभेद है, ये चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। आर्थिक कार्य में लगा व्यक्ति एवं प्रशासनिक व्यक्ति के मध्य विभेद, ये एच साइमन ने दिया है। ये इकोनॉमिक मैन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन के बीच में अंतर बताते हैं। फिर करिश्माई नेता एवं विधिक तार्किक प्राधिकार के मध्य विभेद मैक्स वेबर ने किया है। तो जो करिश्मेटिक लीडरशिप होती है और रेशनल लीगल ब्यूरोक्रेसी या रेशनल लीगल अथॉरिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये मैक्स वेबर का है। प्रबंधन के सिद्धांतों एवं तंत्रों के मध्य विभेद ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रोवाइड किया। अब योजनाओं को उनके मंत्रालय से मिलाना, तो इसमें डी होगा। तो जो उज्ज्वला योजना है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से रिलेटेड है। सौभाग्य योजना ऊर्जा मंत्रालय से रिलेटेड है। अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय से, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिलेटेड है। सौभाग्य योजना 2017 में शुरू की गई, अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई। फिर इसमें भी सोचिए 1 को सोचिए 2 से मिलाना है, तो जो सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा, ए। तो श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना बल राजीव गांधी द्वारा भेजा गया था, यानी पीस कीपिंग जो फोर्सेस थी श्रीलंका में राजीव गांधी के समय में भेजी गई थी। सही है। शिमला समझौता इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, कब? 1972 में। लाहौर घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, सन 2000 में। और ईस्ट एक्ट नीति, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये नरेंद्र मोदी जी के समय आई थी 2014-15 में। तो ये याद रखिए। शिमला समझौता 1972 में और लाहौर घोषणा 1999 में हुआ था, टू बी मोर प्रिसाइज। फिर से सोचिए 1 को सोचिए 2 से मिलाना है। तो पैटर्न देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न भी देखते जाइए। तो इसमें जो सही आंसर होगा सी होगा। तो जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस है, ये 1955 में हुई थी। 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था, 1961 में। 1983 में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन हुआ था। तो भारत में नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था, ये 1983 में हुआ था, ये भी याद रखिए। 1998 में डरबन शिखर सम्मेलन हुआ। फिर निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके विकास के कालानुक्रम ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो विजिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, बहुल संप्रभुता का सिद्धांत। तो इसमें जो सही आंसर होगा सी होगा। सबसे पहले लीगल सोवरेंटी आई, उसके बाद पॉलिटिकल सोवरेंटी कॉन्सेप्ट आता है, फिर पॉपुलर सोवरेंटी कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको देते हैं। और बहुल संप्रभुता का सिद्धांत, ये प्लूरल सोवरेंटी या प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, ये कब आती है? ये बेसिकली लास्की का कॉन्सेप्ट है, लास्की और मैकाइवर। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, ये तो लास्ट में ही आता है। पॉपुलर सोवरेंटी रूसो से रिलेटेड। तो संप्रभुता एक राजनीतिक अवधारणा है जो प्रमुख शक्ति या सर्वोच्च अधिकार को संदर्भित करती है। आधुनिक लोकतंत्रों में संप्रभु शक्ति लोगों के पास रहती है और कांग्रेस या संसद जैसे प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के कालानुक्रम ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये किसकी बुक है? आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये माइकल फूको की बुक है, माइकल फूको। ह्यूमन कंडीशन, ये हन्ना अरेंड की बुक है, हन्ना अरेंड। स्फीयर ऑफ जस्टिस, स्फीयर ऑफ जस्टिस, ये बाल्जर की बुक है, माइकल बाल्जर। फिर आफ्टर वर्चू, आफ्टर वर्चू, ये दोस्तों मैकेंटायर की बुक है, मैकेंटायर, एलिस्टेयर मैकेंटायर की बुक है। तो चलिए इसमें जो सही आंसर होगा ए होगा। सबसे पहले द ह्यूमन कंडीशन, ये 1958 में आती है। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो इसे 1969 में प्रकाशित किया गया था। अंग्रेजी में पहली बार 72 में आई थी, 1972 में, यही याद रखिए अंग्रेजी वाला। फिर आफ्टर वर्चू 1981 में, और स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983 में। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था ये, क्योंकि इतना ज़्यादा आदमी को पता नहीं रहता है। फिर निम्नलिखित संकल्पनाओं अवधारणाओं को उनके आविर्भाव यानी उद्भव के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, सही आंसर पता नहीं। लेकिन जो पहले देखिए, पहले तो क्या आया होगा, राज्य का सप्तांग सिद्धांत ही कौटिल्य ने दिया था, तो कौटिल्य सबसे पहले आने चाहिए। फिर सत्याग्रह, सत्याग्रह ये कॉन्सेप्ट किसका है? सत्याग्रह ये कॉन्सेप्ट है महात्मा जी गांधी का। उग्र मानवतावाद, तो ये रेडिकल ह्यूमनिज्म, ये एम एन रॉय का है, एम एन रॉय का। और संपूर्ण क्रांति टोटल रिवोल्यूशन, ये जेपी का है, जयप्रकाश नारायण का। तो इसकी ये कम होना चाहिए, लेकिन राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने प्रतिपादित किया। गांधी द्वारा भारत में
सत्याग्रह की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया, जबकि मानवेंद्रनाथ राव ने यानी यमन राय ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों यानी 1947 से 54 के बीच उग्र मानववाद यानी रेडिकल ह्यूमनिज्म का समर्थन किया। संपूर्ण क्रांति का नारा या विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। एनटीए ने इस प्रश्न के लिए सही उत्तर ए को माना है, जो कि गलत है। देखिए ऐसे भी खेलता है ना भावनाओं के साथ अभ्यर्थियों के। अब बताइए इसका 1 नंबर से रह गया होगा तो मतलब ठीक है, गड़बड़ तो करता ही है, मतलब फिर अब कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 2-3 क्वेश्चंस का मार्जिन अपन को लेके भी चलना पड़ेगा। ये देखिए भी आगे और पढ़ेंगे ना, उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो संदेहास्पद मतलब डाउटफुल है चीज़ें, पर ठीक है 2-3 क्वेश्चन को तो मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। 84 संविधानवाद की निम्नलिखित विशेषताओं को उस कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसा कि वो समय के साथ विकसित हुई। नियंत्रण एवं संतुलन, विधि का संहिताकरण, राजनीतिक पृथकतावाद, संवैधानिक राजतंत्र। तो इसमें जो डी होगा यानी सबसे पहले राजनीतिक पृथकतावाद आया, पॉलिटिकल सेपरेशन, फिर विधि का संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, फिर संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, नियंत्रण और कंट्रोल एंड चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट है कि राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य है तो समान वेतन, ये आर्टिकल 39 में दिया हुआ। सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करना 44 में दिया हुआ। निर्धन के लिए समान न्याय को बढ़ावा देना एवं मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने 39A में दिया हुआ। लोक सेवाओं में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण 50 आर्टिकल 50 में दिया हुआ। तो लगा लीजिए सही आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये पुरुषों और महिलाओं के समान कार्य है तो समान वेतन अनुच्छेद 39D में दिया हुआ है। निर्धन के लिए समान न्याय को बढ़ावा देना एवं मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39A में दिया हुआ है। फिर भारतीय नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करना अनुच्छेद 44 में दिया हुआ। लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल 50 में दिया हुआ। फिर निम्नलिखित आंदोलनों को काल अनुक्रम ढंग से व्यवस्थित कीजिए। चिपको आंदोलन, फिर जल सत्याग्रह, अपिको आंदोलन, फिर जन लोकपाल आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये बी होगा, इसमें बी। सबसे पहले चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। अपिको आंदोलन ये 1983 में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में। जन लोकपाल आंदोलन 2011 में और जल सत्याग्रह 2012 में। तो याद भी रखिएगा, तथ्य हैं, सेपरेट क्वेश्चन के रूप में कहीं आ सकते हैं, कहीं मतलब चीजें हैं, तथ्य हैं, आते ही रहते हैं। एल्टन मायो के निम्नलिखित प्रयोगों को काला अनुक्रम ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो रिले असेंबली टेस्ट, रूम एक्सपेरिमेंट, फिर एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यू प्रोग्राम, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बताइए इसमें क्या होगा। इसमें जो सही आंसर होगा बी होगा। सबसे पहले इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट उसके बाद किया गया था, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, और उसके बाद बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित भ्रष्टाचार विरोधी कदमों उपायों को कालानुक्रम ढंग से व्यवस्थित कीजिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCAC का समर्थन, काला धन, अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति तथा कर अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम। तो इसमें सही आंसर होगा बी होगा दोस्तों। सबसे पहले बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम आया था 1988 में। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में आया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCAC का समर्थन 2011 में भारत ने किया। और काला धन, अज्ञात विदेशी आय और परिसंपत्ति तथा कर अधिनियम 2015 में आया था। फिर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए संयुक्त अभ्यासों को कालानुक्रम में सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें सही आंसर होगा ए होगा। सबसे पहले इंद्रधनुष 4 हुआ, फिर डेजर्ट ईगल हुआ सेकंड, टेबल टॉप और फिर संवेदना।
ये इसका क्रम होगा। इंद्रधनुष भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बीच आयोजित एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। डेजर्ट ईगल भारतीय वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के बीच एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। फिर निम्नलिखित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों को उनके आयोजन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उफा रूस में, जोहानिसबर्ग अफ्रीका, डरबन दक्षिण अफ्रीका, बीजिंग वर्चुअल समिट। तो इसमें जो सही आंसर होगा ए होगा। तो डरबन दक्षिण अफ्रीका समिट 2013 में हुई थी। उफा रूस की समिट 2015 में हुई थी। जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2018 में हुई। फिर बीजिंग वर्चुअल समिट ये 2022 में हुई। ब्रिक्स दुनिया की 5 मजबूत अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और उसके बाद प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। अधिनायकवाद को अत्यधिक संकेंद्रित और केंद्रित शक्ति से चित्रित किया जाता है, जिसे राजनीतिक दमन और राजनीतिक चुनौतियों के बहिष्करण के माध्यम से बनाए रखा जाता है। इसमें शासन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों और जन संगठनों का प्रयोग करके जनता को लामबंद किया जाता है। अधिनायकवाद में सत्ता के प्रति कोई भी प्रश्न किए बिना आज्ञा पालन की अपेक्षा इस विश्वास के साथ की जाती है कि यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और अस्त व्यवस्था को रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी रूपात्मक भिन्नताओं के वर्णन के लिए अनेक प्रारूप विकसित किए गए हैं। दल, नेता या सैन्य सैनिक के आधार पर शासन व्यवस्थाएं प्रकृति में निरंकुश और अल्पतंत्री हो सकती हैं। अधिनायकवादी सरकारों में प्रायः नेताओं के स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव या दोनों का अभाव होता है। ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी नागरिक क्षमताओं पर नियंत्रण रखती है। सत्तावादी राज नामित रूप में लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे राजनीतिक दलों, संसद और चुनाव में सम्मिलित कर सकते हैं, ताकि कपटपूर्ण और अप्रतिस्पर्धात्मक तरीकों से चुनाव के माध्यम से तानाशाही को वैध ठहराया जा सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायकवाद शासन की एक विशेषता नहीं है। तो नामित रूप से लोकतांत्रिक संस्थाएं यानी नॉमिनल नाम मात्र की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो होता ही है। नेतृत्व का अप्रतिस्पर्धात्मक तरीके से चुनाव, तो अनकम्पिटेटिव तरीके से नेतृत्व का चुनाव होता है। शासन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनता को लामबंद करना। तो इसमें जो डी नंबर है वो नहीं होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन संगठनों का उपयोग करना, ये नहीं। अधिनायकवाद को अधिक संकेंद्रित और केंद्रित शक्ति से चित्रित किया जाता है, इसे राजनीतिक दमन और राजनीतिक चुनौतियों के बहिष्करण के माध्यम से बनाए रखा जाता है। अधिनायकवादी शासन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नामित रूप से लोकतांत्रिक संस्थाएं, नेतृत्व का अप्रतिस्पर्धात्मक तरीके से चुनाव, शासन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनता को लामबंद करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण और अल्पतंत्री शासन व्यवस्था। विकल्प डी सही नहीं है। फिर दो कथन है। अधिनायकवाद में सत्ता के प्रति कोई भी प्रश्न किए बिना आज्ञा पालन की अपेक्षा की जाती है, सही। अधिनायकवादी सरकारों में प्रायः नेताओं के स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव का अभाव होता है, तो ये भी सही। दोनों कथन इसमें सही होने चाहिए। चलिए, अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं क्यों अपनी राजनीतिक सत्ता की अविवेक की स्वीकारता का आदेश देती? पहला विकल्प है कि लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करने के लिए, नहीं। नागरिक स्वतंत्रताओं के संवर्धन के लिए, नहीं। संवैधानिक शासन, नहीं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की रोकथाम के लिए, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए की रोकथाम के लिए। फिर निम्नलिखित में से किन पद्धतियों के माध्यम से अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं अपनी तानाशाही को वैध बनाती हैं? तो ये अधिक निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से, नेताओं के प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव के माध्यम से, बिल्कुल नहीं। कपटपूर्ण और अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, सही। संभाव्य चुनौतियां हों तो अवसरों को रोकने के माध्यम से। इसका जो सही आंसर होगा सी और डी होगा दोस्तों। ये अधिनायकवाद को अत्यधिक संकेंद्रित और केंद्रित शक्तियों से चित्रित किया जाता है, जिसे राजनीतिक दमन और राजनीतिक चुनौतियों के बहिष्करण के माध्यम से बनाए रखा जाता है। अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं अपनी तानाशाही को निम्नलिखित पद्धतियों के माध्यम से वैध बनाती हैं। पहला, कपटपूर्ण और अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। दूसरा, संभाव्य चुनौतियों हेतु अवसरों को रोकने के माध्यम से। तीसरा, अप्रतिस्पर्धात्मक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में नागरिक स्वतंत्रताओं की स्थिति क्या रहती है? तो उपरोक्त सभी गलत हैं इसमें, है ना। पहला है कि उसी रूप में स्वतंत्र रहती हैं जैसे, नहीं, ये गलत है। उनकी
परिस्थिति अपरिवर्तित रहती है, नहीं चेंज हो जाती है ना, बेसिकली डिग्रेड हो जाती है, पतित हो जाती है। उनका अधिक वाह ये तो गलत है, आधार तो कहीं ही नहीं जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट इसमें ऐसे है कि लोक प्रशासन संक्रमण काल का विषय है। वास्तव में इसमें सदैव निरंतर गतिविधियां होती रहती हैं, किंतु उसकी गतिविधियां सदैव एक रही। नौकरशाही की भारी औपचारिक एवं दृढ़ छवि के विपरीत अमेरिका, यूरोप और अन्यत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों में 19वीं सदी से ही द्रुत गति से तीव्र संक्रमण हुआ। पिछली सदी के दौरान लोक प्रशासन में संकटों के अलावा अति सक्रिय वातावरण में भेदन के परिणामतः महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। करीब 30 वर्ष पूर्व बाल्डो, जो कि 1968 में हुआ, ने यह पाया कि इन चल रहे रूपांतरणों में एक विज्ञान जो निर्माण की उसकी पहचान के संकट को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने कला ज्ञान के निकाय और एक व्यवसाय के रूप में लोक प्रशासन के अभिज्ञान संघर्ष का भी संकेत दिया। लिन 1996 में ऐसा प्रतीत होता है कि आज 21वीं सदी के आरंभ में लोक प्रशासन का निर्माण अभी यह समूचे विश्व के अकादमिक सदस्यों और व्यवहारकर्ताओं के मध्य वाद विवाद का विषय है, जो उच्च और अत्यधिक व्यापक वैज्ञानिक, अधिक परिशुद्ध आत्म व्याख्या और आधुनिक जीवन में द्रुत परिवर्तनों के क्षेत्र की उत्तम प्रयोजनिकता की जिज्ञासा रखते हैं। यह प्रक्रिया के समक्ष नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। कदाचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण समर्थजन कार्यवाही और गुणवत्तापूर्ण शासकीय कार्यकलापों से युक्त विज्ञानों के अधिक विस्तृत मौजूद ज्ञान को एकीकृत करना है। आगामी वर्षों में लोक प्रशासन का मूल्यांकन सिद्धांत संजकता के उच्च वैज्ञानिक क्षेत्रों के वैविध्य मूलक अधिक विस्तृत निष्पादन सूचकों के द्वारा होगा। प्रशासन के लोक पर विचार और विमर्श और उपयोगी क्षेत्रों में दो निर्मितियों के एकीकरण की जटिलताओं के साथ साथ आश्वासनों को शामिल करता है, किंतु कम से कम एक मुद्दे पर आम राय है, वह यह है कि लोगों को बेहतर नौकरशाही की आवश्यकता है। लोगों को कुशल प्रशासकों की भी अपेक्षा है, जो गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और प्रभावी प्रबंधन के गुणार्धों से परिचित हों। केवल वही बेहतर सार्वजनिक कर सकते हैं और न्यूनतम समय और कीमत में उसे समाज के सभी क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं। यह वर्तमान समय में अनुप्रयोज्य लोक प्रशासन के आदर्श प्रकार का संशोधित संस्करण है। राज्य की भूमिका और इसका नौकरशाही तथा नागरिकों के साथ संबंध न केवल लोगों के मन में अपितु वैज्ञानिक चिंतन में भी महत्व का अनुभव कर रहा है। द्रुत गति से परिवर्तनशील वातावरण में लोक प्रशासन के प्रमुख कार्य और नए लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पर मानता। पहला क्वेश्चन है कि भविष्य में लोक प्रशासन की प्रमुख भूमिका का मुख्य कारण क्या है? इसमें लोगों के प्रति वैज्ञानिक चिंतन। फिर निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के एक व्यवसाय के रूप में संक्रमण को किसने चिन्हित किया है? तो ये लिन ने चिन्हित किया। लिन ने निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोक प्रशासन विषय के संक्रमण से संबंधित नहीं? तो इसमें जो डी है, बाजारों का आर्थिक और वित्तीय संकट। फिर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है कि भविष्य में लोक प्रशासन का मूल्यांकन वैज्ञानिक उपकरणों अर्थात निष्पादन सूचकों और उच्च मानकीकृत सिद्धांत द्वारा होगा। नेक्स्ट, लोक विकल्प व एनपीएम का प्रभाव वर्तमान समय के प्रशासन पर अधिक है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। लोक प्रशासन विषय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो पहला है, लोगों को अच्छे और कुशल प्रशासकों की अपेक्षा है। सही। लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की अपेक्षा है। लोगों को संस्थाओं के प्रभावी प्रबंधन की अपेक्षा है। लोग नौकरशाही के वर्तमान प्रारूप के साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ए और बी, सी होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा PYQs का जो 2022 का दिसंबर में पेपर हुआ था, 2022 का दिसंबर में हुआ था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले समय में पिछले 10 वर्ष के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया जा सके। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो रिवीजन के हिसाब से चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बार बार पढ़ने से क्या है, चीज़ें दिमाग में जाती हैं। तो भले ही इस बार का पेपर कैसा भी रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अपने को तो निकालना है। इस बार निकले, अगली बार निकले, और इसका एनटीए का ट्रेंड है कि 2-3 साल में एक आध बार पेपर कठिन बनाता ही है। तो इस बार का पेपर अगर कठिन है तो
हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी दूसरी बात ये भी है कि परफॉर्मेंस रिलेटिव होता है। तो अगर आपने काइंड ऑफ थोड़ा बहुत कम भी स्कोर किया है तब भी नेट या JRF निकालने के चांस हैं, क्योंकि कट ऑफ ही नीचे जाएगा ना भाई। सभी का तो गलत हुआ है, सभी के तो क्वेश्चन गलत हुए होंगे। तो इस चीज़ के लिए जहाँ पर वो 99.59 तक जा रहा था, हो सकता है इस बार 99% ही जाए। तो ये बात है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें होंगी, अच्छे से होंगी। ये है कि इसको प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि चीज़ें जल्दी जल्दी करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले सीजन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर